जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू चैप्टर 10 द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम आज मुफ्त में शिक्षा हमारा जो चैनल है इसमें हम भारतीय संविधान का जो राजनीतिक दर्शन है हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अध्याय 10। ठीक है, तो इस चैनल पे एक बार फिर से आप सबों का हम स्वागत करते हैं। और मैं क्लास 11 एनसीईआरटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वॉक चैप्टर 10 अभी आप लोगों को समझाने वाला हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका दर्शन, राजनीतिक दर्शन, फिलॉसफी एज यू ऑल नो, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, coming to the introduction, so I'll just go through that. So far we have studied some important provisions of our constitution and the way in which these have worked in the last 69 years. We have also studied the way in which the constitution was made. तो अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है इस पूरे किताब में? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा संविधान है उसके क्या प्रावधान है और ये पिछले 69 सालों में कैसे काम किया ये हमारा संविधान। ठीक है, इनफैक्ट मोर देन 70 ईयर्स नाउ। तो इन सब चीज़ों को हमने इसमें समझने की कोशिश किया। फिर हमने ये भी पढ़ लिया है कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन मेड, हमारा जो संविधान है उसका निर्माण कैसे किया गया। ये इस पे भी मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में पढ़ाया है, काफ़ी डिटेल में समझाया। बट हैव यू एवर आस्क्ड योरसेल्फ व्हाई लीडर्स ऑफ द नेशनल मूवमेंट फेल्ट द नीड टू अडॉप्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर अचीविंग इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल? व्हाई डिड दे चूज टू बाइंड देमसेल्फ एंड द फ्यूचर जनरेशन टू ए कॉन्स्टिट्यूशन? सो कुछ सवाल हमारे मन में है, ये अगर आप ये पढ़ते हैं तो ये हम आपके मन में आप सवाल आना चाहिए। और अगर नहीं आए तो आप कभी सोचें कि जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे नेशनल मूवमेंट के जो लीडर्स थे, उनको ऐसा क्या ज़रूरत हुआ कि जो संविधान जो है भारत से, जब भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद एक संविधान अडॉप्ट करने की क्या ज़रूरत है। एंड देन उन्होंने ऐसा क्यों चूज़ किया कि हम जो आज उस समय के जनरेशन थे और जो फ्यूचर जनरेशन उस ज़माने के जो फ्यूचर जनरेशन है, जैसे कि आज के जनरेशन एंड इनफैक्ट रैदर फर्दर फ्यूचर जनरेशन, तो इनको क्यों संविधान से जोड़ कर रखा गया। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस अराइजेस इन द माइंड ऑफ द पीपल. So in this book, you have repeatedly visited the debates in the Constituent Assembly. But it should be asked why the study of the Constitution must be accompanied by a deep examination of the debates in the Constituent Assembly. तो जो हमने इस किताब में जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें काफ़ी डिबेट हुए थे, उसके बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा है। बट ये भी समझने वाली बात है, ये भी सोचने वाली बात है कि इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुए थे इनका डीप एग्जामिनेशन करना चाहिए और इनमें समझना चाहिए कि इसका क्या मतलब है, क्यों इतना डिबेट्स हुई है। सो दीज क्वेश्चंस विल बी एड्रेस्ड इन दिस चैप्टर, और ये सारी चीज़ें हम इन चैप्टर में अभी समझने वाले हैं इस चैप्टर में। सेकेंडली, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आस्क व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव गिवन आवरसेल्व्स, व्हाट ऑब्जेक्टिव्स डिड वी होप टू अचीव बाय इट, डू दिस ऑब्जेक्टिव्स हैव ए मोरल कंटेंट, इफ सो व्हाट प्रिसाइजली इट इज़, what are the strengths and limitations of this vision, and by implication the achievements and weakness of the constitution. तो हम इसमें दूसरी ये भी चीज़ें समझने वाली है कि हम किस टाइप का संविधान है, किस तरह का संविधान हमने अपने आप को दिया है ना, व्हाट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव गिवन आवरसेल्व्स, एंड क्या हम अपने ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे संविधान का उद्देश्य है, लक्ष्य है, क्या हम इसको पा सके हैं, अभी तक प्राप्त हो पाया, या इस और इन जो ऑब्जेक्टिव्स है, इन जो लक्ष्य है, इससे जो उद्देश्य है, क्या इसमें कुछ मोरल कंटेंट भी है, क्या इसमें कुछ नीति बोध से भी जुड़ा हुआ तत्व है ना। एंड इफ अगर है तो वो क्या है, एग्जैक्टली क्या है, व्हाट प्रिसाइजली इट इज, क्या स्ट्रेंथ है, क्या इसकी मजबूतियां हैं, क्या इसकी कमजोरियां हैं, लिमिटेशंस है ऑफ दिस विजन, जो हमारे संविधान के जो विजन है इसमें क्या क्या लिमिटेशंस है। एंड इन डूइंग सो we try to understand what can be called the philosophy of the constitution. तो इस प्रोसेस में हम समझेंगे कि जो हमारे संविधान है उसका राजनीतिक दर्शन क्या है, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। सो वंस अगेन दोस्तों, आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, ये चार चीज़ें जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ हम इस चैप्टर के माध्यम से हम समझने वाले हैं। पहला क्या है, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहली बात आती है कि संविधान के जो अंतर्निहित दर्शन है उसको समझने की जरूरत ही क्यों है, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी द फिलॉसफी जो है ना, एंड व्हाट आर द कोर फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज कि जो हमारे संविधान की उनकी मूल विशेषताएं क्या है, मूलभूत विशेषताएं, जो कोर फीचर्स, कोर स्पेशलिटीज क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और इस संविधान के क्या आलोचनाएं हैं, क्रिटिसिज्म, ये भी समझने की जरूरत है दोस्तों।
एंड लास्ट जो हम इस चैप्टर से पढ़ेंगे और समझ पाएंगे, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान की क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिट से है ना, तो ये हम समझेंगे। सो नाउ कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, वी कम टू द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मेंट बाय फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, संविधान के दर्शन का क्या आशय है, इसका मतलब क्या है, फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जब हम बोल रहे हैं तो इससे हम क्या समझते हैं, इसका क्या आशय है, क्या इसका मतलब है। Some people believe that a constitution merely consists of laws and that laws are one thing, values and morality quite another. तो कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जो संविधान है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ लॉज, वो सिर्फ कानूनों से बनता है, वो कानूनों का एक गुच्छा है। एंड उनके हिसाब से, कुछ लोगों के हिसाब से कि कानून जो है वो एक चीज़ है और जो मूल्य है ना, एंड मोरालिटीज़ है, वैल्यूज़ एंड मोरालिटी, जो नैतिकता और मूल्य है, ये बिल्कुल अलग है, क्वाइट अनदर है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। सो देयरफॉर वी कैन हैव ओनली ए लीगलिस्टिक, नॉट ए पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, लीगलिस्टिक, बट वहाँ पे राजनीतिक दर्शन का अप्रोच जो है, राजनीतिक दर्शन का नजरिया नहीं अपनाया जा सकता। इट इज़ ट्रू दैट ऑल लॉज डू नॉट हैव ए मोरल कंटेंट, बट मेनी लॉज आर क्लोजली कनेक्टेड टू आवर डीपली हेल्ड वैल्यूज। तो यह भी एक सही बात है कि सारे जो कानून है उसमें कोई नैतिकता भरा तत्व, नैतिक तत्व होना जरूरी नहीं है, नहीं भी होता है, सारे कानून में नहीं है। बट मेनी लॉज, जो ज़्यादातर जो कानून होते हैं वो हमारे जो अंतर्निहित, जो डीपली हेल्ड हमारे मूल्य हैं, जो हमारे समाज का जो मूल्य होता है, आदर्श होता है, उनसे उनका गहरा संबंध होता है जो कानून का, है ना। फॉर एग्जाम्पल, ए लॉ माइट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पर्सन्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ लैंग्वेज और रिलीजन। सच ए लॉ इज कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। सच ए लॉ एग्जिस्ट बिकॉज वी वैल्यू इक्वालिटी, देयरफॉर देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन लॉज एंड मोरल वैल्यूज। तो एक एग्जाम्पल से यहाँ समझा है कि जो कानून है, जैसे एक कानून है, ए लॉ माइट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पर्सन, किसी भी व्यक्ति का जो कानून है वो प्रोहिबिट करता है, वो मना करता है डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव, किस चीज़ के आधार पे, लैंग्वेज और रिलीजन, है ना, भाषा या धर्म के आधार पे कोई भेदभाव है उसको हमारा कानून मना करता है। बट ऐसा कानून क्यों है? क्योंकि ऐसा कानून आइडिया ऑफ इक्वलिटी के बेसिस पे है ना। ये आइडिया ऑफ इक्वलिटी, जो समानता का जो सोच है, समानता के नज़रिए से बनी हुई जो सोच है, उससे जुड़ी हुई है। एंड सच लॉ एग्जिस्ट, और ऐसा लॉ इसलिए एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा लॉ इसलिए इसमें एग्जिस्ट करता है बिकॉज हम जो हमारा जो मूल्य है, हम समानता को, वो हमारा बेसिक मूल्य है, हम वैल्यू करते हैं, हमारा वन ऑफ द वैल्यू इज इक्वालिटी। So we value equality. So because of that, we value equality. So there is an idea of equality, and since there is idea of equality, we prohibit discrimination on the ground of language or religion. So यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, कि जो कानून है और जो मोरल वैल्यूज हैं, उन दोनों में सीधा कनेक्शन है, एक कनेक्ट है। सो ये एग्जाम्पल दिखाया है, ये एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा है कि जो कानून है वो समाज के जो मोरल वैल्यूज है, जो नैतिक मूल्य हैं, उनके सीधा कनेक्शन में बनाया जाता है, उनसे सीधा कनेक्टेड होता है। वी मस्ट देयरफॉर लुक अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन एज ए डॉक्यूमेंट दैट इज बेस्ड ऑन ए सर्टेन मोरल विजन, है ना। तो यहाँ पे हम हमें समझने की बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को हमें ऐसा देखना चाहिए कि यह एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज है, जो कुछ मोरल विजन, है ना, कुछ नैतिक विजन के आधार पे है ना, नैतिक दृष्टि के आधार पे बनी हुई है। वी नीड टू अडॉप्ट ए पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और इतना ही नहीं, संविधान के प्रति हमें एक राजनीतिक दर्शन का नजरिया भी अपनाने की जरूरत है। सो व्हाट डू यू मीन बाय ए पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन? तो जब मैं राजनीतिक दर्शन के नजरिए की बात करता हूं तो इसका क्या मतलब है? तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब फर्स्ट थिंग जो हमारे माइंड में आता है, फर्स्ट थिंग जो इस चीज़ से जुड़ी हुई है, कि पहली बात क्या है, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान के कुछ, जो हमारा संविधान है वो कुछ अवधारणाओं पे बना हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट्स पे बना है, कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स पे बना है, तो हमें इसकी समझने की जरूरत है। इसका मतलब क्या है भाई? कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर जो मैं बोल रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? इन अवधारणाओं का व्याख्या क्या है भाई? तो इसको समझने की बात है। सो इट मीन्स दैट वी मस्ट आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर द पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ टर्म्स यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन सच एज राइट्स, सिटीजनशिप, माइनॉरिटी और डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब यह है कि हम संविधान में व्यवहार किए गए जो शब्द है, जो पद है, व्यवहार किए हुए संविधान में जो यूज़ किए हुए पद है, उसका मतलब समझे
जैसे क्या, जैसे हमारे संविधान में लिखा हुआ है राइट्स, आखिर इसका क्या मतलब है? अधिकार, नागरिकता, सिटीजनशिप, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। तो इन सब का हमें मीनिंग समझने की जरूरत है ना, कि हमारे संविधान में इन शब्दों को जो यूज किया गया, व्हाट एग्जैक्टली इज मीन्स, व्हाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज यूज दिस वर्ड्स। फर्दरमोर वी मस्ट अटेम्प्ट टू वर्क आउट ए कोहेरेंट विजन ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटी कंडीशनल अपॉन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस, है ना। क्या करा कि इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर, है ना, सोसाइटी एंड पॉलिटी का एक कोहेरेंट, है ना, तो शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए कि जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाता हो, जो संविधान की बुनियादी अवधारणा, इंटरप्रिटेशन, जो हमारा संविधान के जो की कॉन्सेप्ट्स है उनका जो हमारा इंटरप्रिटेशन है उससे कोहेरेंस में हो, है ना, उससे मेल खाता हो। सो वी मस्ट हैव ए बेटर ग्रास्प ऑफ द सेट ऑफ आइडियल्स एम्बेडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए, बेटर ग्रास्प ऑन द सेट ऑफ आइडियल्स, है ना। कुछ ऑब्वियसली जो संविधान है वो कुछ आदर्शों की बुनियाद पे बनी हुई है, तो उन पे हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। आवर फाइनल पॉइंट is that the Indian Constitution must be read in conjunction with the Constituent Assembly debates in order to refine and raise to a higher theoretical plane the justification of values embedded in the Constitution। तो लास्ट बात क्या है कि इस सिलसिले में जो आखिरी बात है, जो हमारी अंतिम बात है, कि जो भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों से जोड़ कर देखने की जरूरत है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी रेड इन कंजंक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट, तो हमारे संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए, ताकि क्या होगा इससे, इन ऑर्डर टू, ताकि सैद्धांतिक रूप से हम बता सके कि ये आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक है ना, ताकि वी कैन रेज टू ए हायर थ्योरेटिकल प्लान द जस्टिफिकेशन ऑफ वैल्यूज एम्बेडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये हमारे आदर्श हैं वो कहाँ तक और क्यों ठीक है, तथा उनमें आगे कौन से सुधार की जरूरत है। सो इन सब चीज़ों के कारण हमारे जो संविधान को और हमारे संविधान सभा के जो डिबेट्स हैं, वाद विवाद जो हुए थे, उन दोनों को एक साथ पिरो कर पढ़ने की जरूरत है। ए फिलोसफिकल ट्रीटमेंट ऑफ वैल्यू इज इनकम्प्लीट इफ ए डिटेल्ड जस्टिफिकेशन फॉर इट इज नॉट प्रोवाइडेड। तो अगर जो किसी भी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो हमारे लिए यह बताना जरूरी हो जाता है कि यह मूल्य सही है और सुसंगत है, और इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी भी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा माना जाएगा। सो व्हेन द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चोज टू गाइड इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटी बाय सेट ऑफ वैल्यूज, देयर मस्ट हैव बीन कॉरस्पॉन्डिंग सेट ऑफ रीजंस, है ना। संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य दिशा समूह में निर्देशित करने का फैसला लिया, तो इसलिए क्योंकि उनके पास कुछ रीजंस थे, कुछ उन वैल्यूज़ को जायज़ ठहराने के लिए कुछ तर्क थे, उनके पास रीजंस थे, है ना, तर्क थे। मेनी ऑफ देम दो मे नॉट हैव बीन फुल्ली एक्सप्लेन, वो अलग बात है, इसमें से बहुत से तर्क ऐसे होंगे जो पूरी तरह से स्पष्ट ना हो। सो ए पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज नीडेड नॉट ओनली टू फाइंड आउट द मोरल कंटेंट एक्सप्रेस्ड इन इट एंड टू इवेलुएट इट्स क्लेम्स, बट पॉसिबली टू यूज इट टू आर्बिट्रेट बिटवीन वेरिंग इंटरप्रिटेशंस ऑफ मेनी कोर वैल्यूज इन आवर पॉलिटी। बड़ी सेंटेंस है, तो समझने की बात है कि जो हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि द पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच जो है संविधान का, ये इज नीडेड नॉट ओनली टू फाइंड द मोरल कंटेंट, जो संविधान में जो नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मूल्यों के जो तत्व हैं, सिर्फ उसके लिए ही नहीं, सिर्फ वहीं तक सीमित रहने के लिए ये पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच की जरूरत नहीं है, बल्कि एंड टू इवेलुएट इट्स क्लेम, पॉसिबली टू यूज इट टू आर्बिट्रेट बिटवीन वेरिंग इंटरप्रिटेशन, जो संविधान की अलग अलग व्याख्याएं हैं, है ना, ऑफ मेनी कोर वैल्यूज, हमारे जो कोर वैल्यूज है संविधान में, जो मूल्य लिखे हुए हैं, जो कोर वैल्यूज लिखे हुए हैं, उनके जो अलग अलग व्याख्याएं हैं,
उनके बीच में एक आर्बिट्रेट, उनके बीच में एक समझौता करने का ये इवेल्युएशन करने का तरीका है. सो इट इज ऑब्वियस दैट मेनी ऑफ इट आइडियल्स आर चैलेंज्ड, डिस्कस्ड, debated and contested in different political arenas, in the legislatures, in the party forums, in the press, in schools and in universities. So ये obvious है, ये सब लोग जानते हैं कि many of the ideas जो हमारे बहुत सारे संविधान के जो आदर्श हैं उसको चैलेंज किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है और कंटेस्ट भी किया जाता है ना. सो ये हम कहाँ पे ऐसे चीज़ों को हम कहाँ करते हैं इन डिफरेंट पॉलिटिकल, अलग अलग राजनीतिक जगहों पे हम करते हैं, राजनीतिक हलकों में करते हैं, लेजिस्लेचर्स में करते हैं, विधायिका में करते हैं, है ना, इन पार्टी फोरम्स जो राजनीतिक दल के फोरम्स हैं उसमें करते हैं, प्रेस में, मीडिया में होता है, स्कूल्स में होता है, यूनिवर्सिटीज़ में होता है. सो these are good actually. So these ideals are variously interpreted and sometimes willfully manipulated to suit partisans short term interest. तो ये जो मूल्य हैं, ये जो आदर्श हैं, आर वेरियसली इंटरप्रेटेड, इनको अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है, व्याख्या किया जाता है. एंड समटाइम्स कभी कभी इनको जानबूझकर विलफुली मैनिपुलेट कर लिया जाता है, चालबाजी भी की जाती है ना, टू सूट पार्टीशन, जो पार्टियों के जो छोटे छोटे टर्म के लिए जो गोल होते हैं उसको सूट करने के लिए भी इसको विलफुली मैनिपुलेट भी कर दिया जाता है. So we must therefore examine whether or not a serious disjunction exists between the constitutional ideals and its expressions in some other arenas. तो इस कारण से इस बात की परीक्षा की जरूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों और अन्य हलकों में इन आदर्शों की अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं है ना, कहीं डिसजंक्शन तो नहीं है. So sometimes the same ideal is interpreted differently by different institution. तो कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्शों की अलग अलग ढंग से व्याख्या करती हैं. We need to compare these differing interpretation, और ये जो डिफरेंट व्याख्याएं हैं इनको आपस में तुलना करने की जरूरत है. Since the expression of the ideal in the constitution has considerable authority, it must be used to arbitrate in conflict of interpretation over values or ideals. Our constitution can perform this job of arbitration. तो संविधान के जो आदर्श अपने आप में परम न सही परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है. मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच में विरोध पैदा होता है. यह जांचने की जरूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है, और इस जांच परख में जो संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए. एंड जो हमारा संविधान है इस मामले में एक पंच की भूमिका निभा सकता है, आर्बिट्रेटर की भूमिका निभा सकता है. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन एज मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. तो जो संविधान है वो एक लोकतांत्रिक बदलाव का साधन भी है. कॉन्स्टिट्यूशन एज मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन. So in the first chapter we have studied the meaning of the term constitution and the need to have a constitution. It is widely agreed that one reason for having constitution is the need to restrict the exercise of power. तो पहले अध्याय में हमने संविधान के अर्थ एवं अक्षय संविधान की जरूरत के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, पर इस बात पर व्यापक सहमति भी है ना, वाइडली एग्रीड भी है कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना. ठीक है. मॉडर्न स्टेट्स आर एक्सेसिवली पावरफुल, दे आर बिलीव टू हैव ए मोनोपोली ओवर फोर्स एंड कोहर्शन. तो जो आज के आधुनिक राज्य है वो अत्यधिक ताकतवर है और बल प्रयोग और दंड शक्ति का राज्य पे एक्चुअली एकाधिकार टाइप का है, मोनोपोली है ऑन फोर्स एंड कोहर्शन. व्हाट इफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सच स्टेट्स फॉल इनटू रॉन्ग हैंड्स हु अब्यूज दिस पावर. तो क्या अगर ये संस्था यदि अगर ऐसे कोई गलत हाथों में पड़ जाए तो क्या होगा. इवन इफ दिस इंस्टीट्यूशंस वेर क्रिएटेड फॉर आवर सेफ्टी एंड वेल बीइंग दे कैन ईजिली टर्न अगेंस्ट अस. सो जो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, ये हमारे सुरक्षा और हमारे भले के लिए, वेल बीइंग के लिए बनाया गया है, बट अगर इस किसी गलत हाथों में चला जाए ये पावर्स तो इसका मिसयूज हो सकता है और ये हमारे अगेंस्ट ही हो सकता है. सो एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट पावर
द वर्ल्ड ओवर shows that most states are prone to harming the interest of at least some individuals and groups। और ये हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स है जिसमें दिखाता है कि जो स्टेट्स कुछ ऐसे हाथों में चले जाते हैं और स्टेट्स ऐसे हैं जो कुछ लोगों को एटलीस्ट कम से कुछ इंडिविजुअल्स या कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को हार्म करते हैं। So if so, we need to draw the rules of the game in such a way that this tendency of states is continuously checked। तो अगर ऐसा जरूरत पड़े तो हमें ऐसे गेम के ऐसे रूल बनाने होंगे कि जो ये राज्यों की ये टेंडेंसी है ये लगाम में रह सके, इसको रोक सके, है ना। एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दिस बेसिक रूल्स एंड देयरफॉर प्रिवेंट स्टेट्स फ्रॉम टर्निंग टायरेनिकल। तो संविधान जो है ये हमें इसका एक बेसिक रूल प्रोवाइड करता है और इनको राज्यों को बहुत ही तरीके से निरंकुश बनने से रोकता है, प्रिवेंट स्टेट्स फ्रॉम टर्निंग टायरेनिकल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड पीसफुल डेमोक्रेटिक मीन्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रोवाइड करता है। Moreover, for a hitherto colonized people, Constitution announce and embody the first real exercise of political self-determination, है ना। तो इन सब के अतिरिक्त जो औपनिवेशिक दास्ता में रहे लोग, जो भारत जैसे लोग जो कॉलोनियल रूल में रहे, औपनिवेशिक दास्ता में रहे हैं, उनके लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है और यह इसका पहला वास्तविक अनुभव भी है ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, आत्म निर्णय का। सो नेहरू अंडरस्टूड बोथ दिस पॉइंट्स वेल। तो जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझते थे। द डिमांड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही क्लेम्ड रिप्रेजेंटेड ए कलेक्टिव डिमांड फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन बिकॉज only a constituent assembly of elected representatives of Indian people had the right to frame Indian constitution without external interference, है ना। सो बेसिकली जो नेहरू जी का ये समझ था कि संविधान सभा की जो मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, क्योंकि सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। सो विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो बनाने का अधिकार अगर है किसी को तो वह ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जिसका रिप्रेजेंटेटिव्स इंडियन पीपल हों। दूसरी, सेकेंड ही आर्ग्यूड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज नॉट जस्ट ए बॉडी ऑफ पीपल और ए गैदरिंग ऑफ एबल लॉयर्स, rather it is a nation on the move, throwing away the shell of its past political and possibly social structure and fashioning for itself a new garment of its own making, है ना। तो दूसरे नेहरू जी की दलील थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों अथवा योग्य वकीलों का जमावड़ा नहीं है ना, बल्कि क्या है, रैदर ये स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है। नेशन ऑन द मूव, राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचों के खोल से निकलकर अपने बनाए गए, है ना, सो कमिंग आउट ऑफ द शेल ऑफ द पास्ट पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर, है ना, का और बनाए गए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा, फैशनिंग इटसेल्फ इनटू ए न्यू गारमेंट ऑफ इट्स ऑन मेकिंग, है ना। सो अपने राष्ट्र के जो पुराने पास्ट के खोल है उससे निकलकर अपने बनाए गए नए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिजाइंड टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ द ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज एंड टू अशर इन ए न्यू एरा ऑफ फ्रीडम, क्वालिटी एंड जस्टिस। सो भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक जो ऊंच नीच के बंधन है ना, ट्रेडिशनल सोशल हायरार्कीज है को तोड़ने और स्वतंत्रता, समता और न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ है। सो दिस अप्रोच हैड द पोटेंशियल ऑफ चेंजिंग द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी ऑल टुगेदर। इस नजरिए से संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से बदल रख देने की क्षमता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट not only to limit people in power but to empower those who traditionally have been deprived of it।
इस नज़रिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्ताहीन लोगों की शक्ति पर सिर्फ अंकुश ही नहीं लगाती है, ठीक है, नॉट ओनली टू लिमिट द पावर ऑफ, है ना, जो सत्ताधीन लोग हैं उसके सिर्फ उस पर सिर्फ अंकुश ही नहीं लगाती है, बट ऑल्सो, है ना, पर सत्ता से दूर रह रहे उनका सशक्तिकरण भी करती है। तो जो डिप्राइव्ड हैं सत्ता से उनको एम्पावर भी करती है, सशक्तिकरण भी करती है। सो कॉन्स्टिट्यूशंस कैन गिव वल्नरेबल पीपल द पावर टू अचीव कलेक्टिव गुड। तो संविधान कमज़ोर लोगों को उसका वाजिब हक एक सामुदायिक रूप से हासिल करवाने की ताकत देता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड टू गो बैक टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। हमें संविधान सभा की तरफ मुड़कर क्यों देखने की जरूरत है ना। सो व्हाई लुक बैकवर्ड्स एंड बाइंड आवर सेल्स टू द पास्ट। पीछे क्यों मुड़े और अपने अतीत से क्यों बांध कर रखें। दैट मे बी द जॉब ऑफ ए लीगल हिस्टोरियन to go into the past and search for the basis of legal and political ideas. But why should students of politics be interested in studying the intentions and concerns of those who framed the Constitution? Why not take account of changed circumstances and define the new normative function of the Constitution? है ना। कानून और राजनीतिक विचारों को के इतिहासकार के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वो पीछे मुड़कर देखे। फॉर लीगल हिस्टोरियन इट इज़ ओके दैट गो पास्ट एंड सर्च, है ना। किंतु राजनीति के विद्यार्थी, है ना, जो स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, वी आर स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस, सो वी आर स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। तो राजनीति के विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माताओं के सरोकार और मंशा को जानने की क्या जरूरत है, टू नो द इंटेंशन एंड कंसर्न्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर। क्यों नहीं बदली हुई स्थितियों पर गौर किया जाए, है ना। व्हाई नॉट टेक अकाउंट ऑफ चेंज सर्कमस्टांस। बदली हुई नीतियों पे क्यों नहीं गौर किया जाए, बदली हुई परिस्थितियों पे, और इस बात की नई परिभाषा बनाया जाए, है ना, कि संविधान किन किन बातों में सही गलत का फैसला दे सकता है। सो ऐसा सोच है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेरिका, है ना, वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिटन इन द लेट 18th century, इट इज़ absurd टू अप्लाई द वैल्यूज स्टैंडर्ड्स ऑफ दैट एरा टू द 21st century। तो अगर हम अमेरिका का उदाहरण लेते हैं तो वहाँ की जो संविधान है वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया है ना, लेट 18th century में लिखा गया, और उस युग के मूल्य और मानक का इस्तेमाल आज की 21वीं सदी में करना बेतुका माना जा सकता है बेतुका है भी। However, in India, the world of original framers and our present day world may not have changed so drastically. परंतु हमारे जो संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी और हिंदुस्तान में जो आज की स्थिति है, इन दोनों स्थितियों में कोई क्रांतिकारी बदलाव, ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ है। इन टर्म्स ऑफ आवर वैल्यूज, आइडियल्स एंड कॉन्सेप्शन, वी हैव नॉट सेपरेटेड आवरसेल्व्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन। सो मूल्यों, आदर्शों और अवधारणाओं के आधार पे हमने अभी अपने आप को, जो हमारे संविधान सभा था, उनके मूल्यों, अवधारणाओं और आदर्शों से अभी बहुत ज़्यादा अलग नहीं किए हैं, नहीं हो पाए हैं। ए हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल वेरी मच ए हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट। तो जो हमारे संविधान का इतिहास है वो एक्चुअली में अभी बहुत हद तक कहा जा सकता है कि हमारे वर्तमान का ही इतिहास है। So furthermore, we may have forgotten the real point underlying the several of our legal political practices. तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के पीछे जो असली बात है हमने उसे भुला दिया हो, है ना। These reasons have now slipped into the background, screened off from our consciousness, even though they still provide the organizational principle to current practices. तो कालक्रम में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया हो। हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के पीछे जो असली बात है वो पृष्ठभूमि में चली गई हो या हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो, भले ही वही बात हमारे पहले व्यवहार बर्ताव के बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो। सो जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल के रूप में स्वीकार की हो, शायद ये सब उतर गया हो। सो व्हेन द गोइंग इज गुड, दिस फॉरगेटिंग इज हार्मलेस। तो जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा तब तो ऐसा भूलना कोई हानिकारक नहीं होता। बट व्हेन दिस प्रैक्टिसेस आर चैलेंज्ड और थ्रेटेंड, नेग्लेक्ट ऑफ अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स कैन बी हार्मफुल। तो लेकिन जब संवैधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिलता है या उनके ऊपर खतरा मंडराता है या उपेक्षा होती है ना, तो ऐसे में इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना जरूरी हो जाता है। In short, to get a handle on current constitutional practice,
to grasp their values and meaning, we may have no option but to go back in time to the Constituent Assembly debates and perhaps even further back in time to the colonial era. Therefore, we need to remember and keep revisiting the political philosophy underlying our Constitution. तो ऐसे में व्यवहारों वर्ताओं के मूल्य और अर्थ को समझने के लिए संविधान की सभा की बहसों की ओर मुड़कर हमें देखना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की ओर देखना पड़ता है, और इसके सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है। और संभव यह है कि इस क्रम में हमें और पीछे यानी औपनिवेशिक भारत जो कॉलोनियल इंडिया था में जाकर इसकी जांच पड़ताल भी करनी पड़ती है कॉलोनियल एरा में। इसलिए अपने संविधान के मूल में निहित राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना और टटोलना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सो ये हो गया दोस्तों। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो अगला टॉपिक है, हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज हार्ड टू डिस्क्राइब दिस फिलॉसफी इन वन वर्ड। एक शब्द में अगर इसे बताना हो तो यह बहुत ही कठिन है। इट रेजिस्ट एनी सिंगल लेवल बिकॉज इट इज लिबरल, डेमोक्रेटिक, गैलिटेरियन, सेक्युलर एंड फेडरल, ओपन टू कम्युनिटीज वैल्यूज, सेंसिटिव टू द नीड्स ऑफ रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एज वेल एज हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप एंड कमिटेड टू बिल्डिंग ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। तो हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में अटने से इनकार करता है क्योंकि यह उदारवादी, यह लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, फेडरल संघवाद, ओपन टू कम्युनिटी, सामुदायिक जीवन मूल्यों की हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार से वंचित वर्गों की जरूरत के प्रति संवेदनात्मक तथा एवं सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबद्ध है। कॉमन टू बिल्डिंग ए कॉमन नेशनल आइडेंटिटी। So in short, it is committed to freedom, equality, social justice and some form of national unity. तो हम इसको छोटे शब्दों में संक्षेप में ये कह सकते हैं कि जो हमारा संविधान है वो स्वतंत्रता, वो समानता, लोकतंत्र, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय तथा किसी न किसी प्रकार की एक किस्म की नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। But underneath of all this, there is a clear emphasis on peaceful and democratic measures for putting this philosophy in practice. है ना। इन सब के साथ एक बुनियादी चीज और भी है कि संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन तथा शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। सो नाउ हम एक एक टॉपिक थोड़ा समझेंगे। इंडिविजुअल फ्रीडम, है ना, क्या समझते हैं हम, व्यक्ति की स्वतंत्रता। So the first point to note from the Constitution is its commitment to individual freedom. This commitment did not emerge miraculously out of calm deliberation around a table. है ना। संविधान के बारे में सबसे पहली गौर करने वाली बात है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए यह प्रतिबद्ध है। एंड यह प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में एक मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर मनन चिंतन करने से नहीं आई है। Rather, it was a product of continuous intellectual and political activity over a century. यह प्रतिबद्धता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। As early as the beginning of 19th century, Ram Mohan Rai protested against curtailment of freedom of press by the British colonial state. So, 19वीं सदी के शुरुआत में ही राजा राम मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काट छांट का विरोध किया था। सो रॉय argued that a state responsive to the needs of individual must provide them the means by which their needs are communicated. Therefore, the state must permit unlimited liberty of publication. Likewise, Indians continued to demand a free press throughout the British rule. सो राम मोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की ज़रूरतों का ख्याल रखता है उसे चाहिए कि वो व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों के अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे, है ना, अभिव्यक्ति का साधन। इसलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वो प्रकाशन की असीमित आज़ादी प्रोवाइड करे, अनलिमिटेड लिबर्टी ऑफ पब्लिकेशन। Likewise, Indians continued to demand a free press through the British rule.
है ना, और पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आज़ादी की मांग निरंतर उठाते रहे गए भारतीय। सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग देयरफॉर दैट द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है। सो इज़ द फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी अरेस्ट, और इसी तरह मनमानी तरीके से गिरफ्तारी के विरुद्ध भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आफ्टर ऑल द इनफेमस रॉलेट एक्ट विच द नेशनल मूवमेंट अपोज सो वेहेमेंटली sought to deny this basic freedom, these and other individual freedoms such as freedom of conscience are the part of liberal ideology। तो जो कुख्यात रॉलेट एक्ट था वो हमारी इसी स्वतंत्रता का अपहरण का प्रयास किया था, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया गया। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, मसलन अंतरात्मा का अधिकार, उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। On this basis, we can say that the Indian Constitution has a pretty strong liberal character। तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसका बुनियाद में एक बहुत ही मजबूत उदारवादी चरित्र है। In the chapter of fundamental rights, we have already seen how Constitution values individual freedom। So जो फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर था, जो मौलिक अधिकारों का संबंधित अध्याय था, उसमें हम देख चुके हैं कि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है। It might be recalled that for over 40 years before the adoption of the Constitution, every single resolution, scheme, bill and report of Indian National Congress mentioned individual rights not just in passing but as a non-negotiable value। है ना। सो यहाँ इस बात को भी हम याद करें कि संविधान को अंगीकार करने के 40 वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रहती थी, और इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा जाता था, बल्कि इसे एक ऐसा मूल्य माना जाता था जिस पे समझौता नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। ना, so when we say that Indian Constitution is liberal, we do not mean that it is liberal only in the classical Western sense। जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है तो इसका अर्थ इतना भर नहीं होता कि यह संविधान यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। In the book of political theory, you will learn more about the idea of liberalism। Classical liberalism always privileges rights of the individuals over demands of social justice and communities values। तो राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप उदारवाद के बारे में और समझेंगे, और क्लासिकल लिबरलिज्म जो शास्त्रीय उदारवाद है वो सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तहरीज देता है। राइट्स ऑफ इंडिविजुअल ओवर सामाजिक न्याय एंड कम्युनिटी वैल्यूज के ऊपर देता है। The liberalism of Indian Constitution differs from this version in two ways। तो जो हमारा लिबरलिज्म है, उदारवादिता है, वो बेसिकली दो मायनों में इनसे अलग है। फर्स्ट, it was always linked to social justice। The best example of this is the provision of reservations for scheduled caste and scheduled tribes in the Constitution। तो पहली बात तो यह है कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण का प्रावधान है, यह इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सर्वोच्चम एग्जाम्पल है। The makers of the Constitution believed that the mere granting of right to equality was not enough to overcome age-old injustice suffered by these groups or to give real meaning to their right to vote। तो जो हमारे संविधान के जो निर्माता थे, है ना, उनको ये विश्वास था कि मात्र समता का अधिकार दे देना इन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति के लिए, अथवा इनके मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफ़ी नहीं है। स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स वेयर रिक्वायर्ड टू एडवांस देयर इंटरेस्ट्स, है ना, इन वर्गों को हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों का जरूरत था। So therefore, the constitution makers provided a number of special measures to protect the interests of the scheduled castes and scheduled tribes, such as reservations of the seats in legislature। The constitution also made it possible for the government to reserve public sector jobs for these groups।
सो इन कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय किए हैं। इसका एक उदाहरण है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण। संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण ही सरकारी नौकरियों में इन वर्गों का आरक्षण देना भी पॉसिबल हो पाया है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स। विविधता और अल्पसंख्यक को आधारों का है ना, विविधता और जो अल्पसंख्यक के अधिकारों का सम्मान। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकरेजेस इक्वल रेस्पेक्ट बिटवीन कम्युनिटीज। भारतीय संविधान का उदारवादी सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है और ये भारत के सभी डिफरेंट कम्युनिटीज के बीच में इक्वल रेस्पेक्ट को इनकरेज करता है, उसका पक्षधर है। सो दिस वॉज नॉट ईजी इन आवर कंट्री, फर्स्ट बिकॉज कम्युनिटीज डिड नॉट ऑलवेज हैव रिलेशनशिप ऑफ इक्वालिटी, दे टेंड टू हैव हायरार्कियल रिलेशनशिप्स विथ वन अनदर एज इन द केस ऑफ कास्ट। सो हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि जो समुदायों के बीच में अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं है। समुदायों के बीच एक दूसरे से अक्सर ऊंच नीच का रिश्ता है, जैसा कि हम कास्ट के मामले में हम भारत में देखते हैं। सो भारत सोसाइटी में क्या है, हायरार्कियल रिलेशनशिप है ट्रेड का, आपस में बराबरी का एक शुरुआत से ही बराबरी का दर्जा का बात नहीं रहा, हायरार्की मेंटेन है सोसाइटी में। सेकेंड, व्हेन दीज कम्युनिटीज डू सी ईच अदर एज इक्वल्स दे ऑल्सो टेंड टू बिकम राइवल्स एंड एज इन द केस ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज। और दूसरी बात ये भी है कि जब ये सब समाज की ये डिफरेंट समुदाय एक दूसरे को बराबरी का हक या बराबरी के नज़रिए से देखते हैं, तब उनमें बहुत प्रतिद्वंदी स्टार्ट हो जाती है, राइवलरी स्टार्ट हो जाती है। और जैसा कि हम धर्म के आधार पर जो समुदाय हैं उस मामले में देखते हैं। So this was a huge challenge for the makers of the constitution, how to make communities liberal in their approach and foster a sense of equal respect among them under existing conditions of hierarchy or intense rivalry. So ये अगर आप देखा जाए तो संविधान निर्माताओं के सामने एक बहुत बड़ी कठिन चुनौती थी कि ऊंच नीच अथवा गहरी प्रतिद्वंदिता की मौजूद स्थिति में बीच के समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए और इन समाज को कैसे उदार बनाया जाए। सो इट वुड हैव बीन वेरी इजी टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय नॉट रिकॉग्नाइजिंग कम्युनिटीज एट ऑल एज मोस्ट वेस्टर्न लिबरल कॉन्स्टिट्यूशंस डू। सो ये बहुत आसान था कि सामुदायिकों को मान्यता न देकर इस समाधान का आसानी से निकाला जा सकता था सोल्यूशन। और अधिकांश जो यूरोपियन कंट्रीज है, पश्चिमी राष्ट्र है, इनका उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया है। But this would have been unworkable and undesirable in our country. But ये जो चीज़ है ये वहाँ तो ठीक है, यूरोप में ठीक है, हमारे देश के लिए ना तो कारगर है और ना ही वांछनीय है। दिस इज़ नॉट बिकॉज इंडियंस आर अटैच टू कम्युनिटीज़ मोर देन अदर। ये इसलिए नहीं कि भारतीय अपने कम्युनिटीज़ से दूसरे राष्ट्रों के अपेक्षा ज़्यादा जुड़े हुए हैं, बल्कि इंडिविजुअल्स एवरीवेयर ऑल्सो बिलोंग टू द कल्चरल कम्युनिटीज़ एंड एवरी सच कम्युनिटी हैज़ इट्स ऑन वैल्यूज, ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड लैंग्वेज शेयर्ड बाई इट्स मेंबर्स, है ना। ऐसा पूरे विश्व में है, हर जगह देखा जाएगा कि व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं और हर समुदाय की अपनी परंपरा, मूल्य, रीति रिवाज और भाषा होती है ना। बट फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल्स इन फ्रांस और जर्मनी बिलोंग टू ए लिंग्विस्टिक कम्युनिटी आर डीपली अटैच टू इट। तो जो फ्रांस और जर्मनी के जो लोग हैं, उनके जो लोग हैं वो अपने लिंग्विस्टिक कम्युनिटी से काफ़ी डीपली जुड़े हुए हैं। सो व्हाट मेक्स अस डिफरेंट इज दैट वी हैव मोर ओपनली एक्नॉलेज्ड द वैल्यूज ऑफ कम्युनिटीज़, है ना। ये एक पॉजिटिव बात है कि हम हर जगह के व्यक्ति के सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं, है ना। मोर इम्पॉर्टेंटली इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ मल्टीपल कल्चरल कम्युनिटीज़। और उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ पे अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। सो अनलाइक इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ multiple cultural communities, we know that. So unlike Germany or France, we have several linguistic and regional community. और जर्मनी और फ्रांस की विपरीत भारत में बहुत सारे भाषाएं और धार्मिक समुदाय हैं। It was important to ensure that no one community systematically dominates other. This made it mandatory for our constitution to recognize community based rights. तो यहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी कि हमारे समुदाय में कोई एक समुदाय दूसरे समुदाय के ऊपर अपना प्रभुत्व न जमाए, और इसी कारण से हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट, नो कम्युनिटी सिस्टमेटिकली डोमिनेट्स ओवर अदर। इसी रीजंस के साथ हमें अपने कम्युनिटी बेस्ड राइट्स देने पड़ा।
वन सच राइट इज द राइट्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज टू एस्टेब्लिश एंड रन देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और एक ऐसा अधिकार है, एक ऐसा ही एक अधिकार है कि धार्मिक समुदाय को अपनी शिक्षा संस्था स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। सच इंस्टीट्यूशंस में रिसीव मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, और ऐसी संस्थाएं सरकार से धन राशि प्राप्त कर सकती है। दिस प्रोविजन शोज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट सी रिलीजन मेयरली एज ए प्राइवेट मैटर कंसर्निंग द इंडिविजुअल। और ऐसे इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता है, डज नॉट सी मेयरली एज ए प्राइवेट मैटर।